Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's video, we are going to study the next type of corrosion, that is electrochemical corrosion. तो आज के इस वीडियो में हम corrosion का जो दूसरा टाइप है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल corrosion, और साथ में ही हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। कोर्स आउटकम, ये कंप्लीट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन पढ़ने के बाद आप लोगों को करोजन से कैसे बचाव करना है उन मेथड्स के बारे में पता चलेगा। लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन का डेफिनेशन, उसका मैकेनिज्म, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने करोजन का डेफिनेशन पढ़ा था, साथ में ही हमने ये भी पढ़ा कि करोजन के दो टाइप होते हैं, एक एटमॉस्फेरिक करोजन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। अब एटमॉस्फेरिक करोजन जब होता है तो ऑक्सीजन गैस की वजह से होने वाले करोजन में एक लेयर बनती है जिसे कहा जाता है मेटल ऑक्साइड लेयर, शॉर्ट में हम उसको कहते हैं एमओ। तो लास्ट वीडियो में हमने इन टाइप्स ऑफ एमओज के बारे में जो है वो पढ़ा है। तो ये एमओ तीन तरह की होती है, एक होता है स्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर, जो फिर से दो इसमें डिवाइड की गई है, एक होता है पोरस एमओ और एक होता है नॉन पोरस। देन दूसरा टाइप है एमओ का अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर, और तीसरा टाइप होता है वोलाटाइल मेटल ऑक्साइड लेयर। हमने उसका मैकेनिज्म उसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है। देन आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन के बारे में। तो जो एटमॉस्फेरिक करोजन होता है उसको हमने नाम दिया था ड्राई करोजन, मतलब सूखा करोजन, सिर्फ हवा की वजह से होने वाला करोजन। और जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन बोलते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन का ही दूसरा नाम होता है इमर्स्ड करोजन, और एक नाम उसका होता है वेट करोजन। अब इमर्स्ड का मतलब होता है डुबोना, इमर्स करने का मतलब क्या होता है, डुबोना, और डुबाने के लिए हमको कोई ना कोई लिक्विड मीडियम की ज़रूरत होगी ही। साथ में ही इसको हमने नाम दिया है वेट करोजन। तो यहाँ पे वेट का मतलब होता है गीला, वेट का मतलब होता है गीला। तो किसी चीज़ को अगर हमको गीला करना है तो वहाँ पे भी हमको सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये जो करोजन है ये किस वजह से होता है। ये सिंपली एयर की वजह से, मतलब हवा की वजह से नहीं होता। तो ये होने के लिए वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई लिक्विड मीडियम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसके डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये करोजन जो है वो कौन से रिएक्शन की वजह से होता है? आयोनिक रिएक्शन। कौन से रिएक्शन की वजह से होता है? आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन मतलब वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दूसरी कंडीशन है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कोई भी लिक्विड मीडियम यहाँ पे होना चाहिए। वो लिक्विड मीडियम वाटर हो सकता है, एसिड हो सकता है, कोई बेसिक सोल्यूशन हो सकता है। तो लिक्विड मीडियम वहाँ पे होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है 2 डिफरेंट मेटल्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। और एक ही कंडीशन में वहाँ पे दो अलग अलग टाइप के या दो से ज़्यादा भी डिफरेंट मेटल्स जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, क्योंकि एक को एनोड बनना पड़ेगा और एक को कैथोड बनना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे करोजन को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। 3 चीज़ें कौन सी रिएक्शंस होती है? आयोनिक रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वहाँ पे डिफरेंट मेटल्स जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक बहुत बड़ी नाव है, और ये पानी में रहने के, नाव पानी में चलती है, तो पानी में रह के देखो इसकी पूरी बॉडी जो है वो जंग चढ़ गई है, ख़राब हो गई है। देन ये, और मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स डाले हुए हैं जिससे आप इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन के बारे में अंदाज़ा जो है वो ले सकते हैं। ये एक पाइप है, ये पाइप में से कंटिन्यूसली लिक्विड सोल्यूशन या पानी या जो भी केमिकल है वो बहता रहता होगा, जिसकी वजह से इसका जंग चढ़ के ऐसा करोजन हो गया है। ये कोई तो भी टैंक है, ये टैंक की भी पूरी इनर लाइनिंग जो है उसके ऊपर करोजन जो है वो हो गया है, क्योंकि ये मेटल कंटिन्यूसली लिक्विड सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इमर्स्ड करोजन और वेट करोजन। देन अब हमको पढ़ना है इस इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन के मैकेनिज्म मतलब कौन से रिएक्शन होते हैं, किस तरह से होते हैं, कौन एनोड बनता है, कौन कैथोड बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन होता है उसके 2 मैकेनिज्म है। उसके कितने मैकेनिज्म है? 2। एक को कहा जाता है हाइड्रोजन इवोल्यूशन
मैकेनिज्म, एक का नाम है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म और एक का नाम है ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाली थिंग देखो यहाँ पे क्या होती है, आप लोग लिखते हो हाइड्रोजन एब्सॉर्प्शन और ऑक्सीजन इवोल्यूशन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला मैकेनिज्म जो होता है जिसमें हाइड्रोजन है वहाँ पे इवोल्यूशन, क्योंकि ये मैकेनिज्म को ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये मैकेनिज्म में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है, तैयार होती है, इवॉल्व होती है ना, इसीलिए इसको नाम दिया है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। और इसको कहा गया है ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बनता नहीं है, ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन लगता है, कंज्यूम होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म कौन सा है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारा जो करोजन का टाइप है वो नाम है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, या हम उसी को बोलते हैं इमर्ज करोजन या वेट करोजन। लेकिन उसके कितने मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म। कितने मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म। तो अब हमको कैसे पता चलेगा, या जिस चीज़ के ऊपर करोजन होने वाला है उस चीज़ को कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का मैकेनिज्म होना चाहिए। वहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ करके कर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कौन से कंडीशन में कौन सा मैकेनिज्म इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन का लागू होगा, ठीक है, ये फिक्स है। तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म कब होता है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म का इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन का कब होता है, उसकी कंडीशन है व्हेन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विथ एसिडिक सॉल्यूशन एंड डिफरेंट मेटल। जब कोई मेटल कैसे टाइप के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, एसिडिक, जिसमें थोड़ा बहुत भी किसकी मात्रा प्रेजेंट है, एसिड की मात्रा प्रेजेंट है, और कोई दूसरा डिफरेंट मेटल प्रेजेंट है, ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब आता है मेटल, तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। आई होप कि आपको कंडीशन समझ में आई होगी। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील टैंक विथ एसिडिक इफ्लुएंट एंड कॉपर मेटल पीस। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, कारखाने होते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें से बहुत सारा गंदा पानी बाहर निकलता है, और वो गंदे पानी को कहा जाता है इफ्लुएंट। उससे क्या कहा जाता है, इफ्लुएंट। उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। तो सपोज ये कारखाने में से कैसा इफ्लुएंट बाहर निकल रहा है, एसिडिक इफ्लुएंट। तो कोई भी कारखाने वाला जो है वो डायरेक्टली अपने इफ्लुएंट को किसी नदी तालाब में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वैसा कानून है, वैसा लॉ बना हुआ है कि डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते। उनको पहले वो सब इफ्लुएंट को किसी टैंक में जमा करना पड़ेगा, उसमें पानी डाल के या केमिकल प्रोसेस करके उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो किसी वाटर रिजर्वायर में उसको रिलीज़ कर सकते हैं, है ना। तो वो एसिडिक इफ्लुएंट को हमने कौन से टैंक में जमा करके रखा है, स्टील टैंक में, स्टील टैंक में। तो देखो कंडीशन क्या थी कि व्हेन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विथ एसिडिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे स्टील टैंक, स्टील टैंक मतलब उसमें आयरन प्रेजेंट होगा। स्टील कैसे बनता है, आयरन और कार्बन का मिश्रण जो होता है उनको कहा जाता है स्टील। तो और उसमें हमने कौन सा इफ्लुएंट रख दिया, एसिडिक इफ्लुएंट। ठीक है, और हो सकता है कि वो जो गंदा पानी है उसमें दूसरा मटेरियल या कचरा कुचरा वगैरह भी प्रेजेंट रहता है, तो उसमें कुछ कौन से मेटल के टुकड़े पड़े हुए हैं, कॉपर मेटल के। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, एक तो एसिडिक सॉल्यूशन है और साथ में वहाँ पे डिफरेंट मेटल कौन सा है, कॉपर मेटल। तो अब हम इसमें कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे वो देख लेते हैं, है ना। ये डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे। ये देखो यहाँ पे ये टैंक दिख रहा है, ये लाइनिंग वाली जो बॉडी बनी हुई है, ये कौन सा टैंक है, स्टील का टैंक। कौन सा टैंक है, स्टील का टैंक। और इसमें ये जो लिक्विड दिख रहा है ये कैसा है, वाटर है, एसिडिक वाटर, एसिडिक इफ्लुएंट, किसी कारखाने से निकलने वाला जिसमें एसिड की मात्रा प्रेजेंट है। और साथ में ही ये जो आपको यहाँ पे छोटा सा चौकोनी दिख रहा है, ये है स्मॉल कॉपर मटेरियल। ये कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो स्टील टैंक है वो क्या बनेगा, एनोड बन जाएगा। ये स्टील टैंक जो है वो बन जाएगा एनोड, और ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है वो बन जाएगा कैथोड। ठीक है, स्टील का टैंक बन जाएगा एनोड, और कॉपर जो है वो बन जाएगा कैथोड। तो इस तरह से ये हमने देख ली है डायग्राम। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से रिएक्शन होंगे। तो एनोड, एनोड मतलब कौन सा मटेरियल एनोड से बना हुआ है, स्टील टैंक। स्टील टैंक मतलब एनोड, और स्टील मतलब उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है, आयरन। तो ये आयरन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे
तो वो बन जाएगा Fe++, वो क्या बन जाएगा Fe++। देन कैथोड कौन सा है, कैथोड जो है वो ये वाला रीजन बन जाएगा कैथोड, ठीक है, ये वाला रीजन कैथोड बन जाएगा। और उसके पास में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे H+ जो कुछ भी है 2H+, कहाँ से आएगा ये 2H+, तो ये जो कुछ भी वाटर इसमें प्रेजेंट है ये वाटर का आयनाइजेशन हो जाएगा H2O, किसका आयनाइजेशन हो जाएगा, वाटर का। और H2O का जब आयनाइजेशन होता है तो बनता है 2H+, H+ + OH- क्या बनता है H+ + OH-। तो यहाँ पे 2H+ आएंगे, देन जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं। और ये बन जाएगा H2, ये बन जाएगा H2। इसका हम नेट रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो नेट रिएक्शन में इधर वाला और इधर वाला, एरो के इधर साइड में और एरो के उधर साइड में जो भी कॉमन चीज़ होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो एरो के इधर साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे रिएक्शन में एरो के इधर साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो रिएक्शन क्या मिलेगी Fe+2H+, Fe+2H+। 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, एरो इज इक्वल टू Fe+++H2, Fe+++H2। तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म में ये जो H2 गैस है ये बन रही है, तैयार हो रही है ना, फॉर्म हो रही है, इसीलिए इस मैकेनिज्म को कहा जाता है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का नाम है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो बन रही है, तैयार हो रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा मैकेनिज्म। दूसरे मैकेनिज्म का नाम है ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। जैसा कि इसका नाम का रेफरेंस जब आया था तभी मैंने आपको बताया था कि इसको एब्सॉर्प्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कंज्यूम होता है, लगता है। अब जैसे हमने हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म की कंडीशन देखी थी कि जब मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है और डिफरेंट मेटल के, तब कौन सा मैकेनिज्म होता है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म की कंडीशन क्या है। तो इसकी कंडीशन है व्हेन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विथ एक्वियस सॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जब मेटल जो है वो एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस का मतलब होता है पानी का सॉल्यूशन, एक्वियस मतलब पानी का सॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस जो है वो खुली हवा में हो रही है, मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब मैकेनिज्म होता है तो वो कौन सा मैकेनिज्म होता है, ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। करोडेड मेटल सरफेस कवर्ड विथ पोरस एमो इन कॉन्टैक्ट विथ रेन ड्रॉपलेट एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि कोई तो भी मेटल का सरफेस था, बहुत दिन तक वो खुली हवा में पड़ा हुआ था, तो ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो गई जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेरिक करोजन होगा। ये हमने पढ़ चुके हैं कि कोई चीज़ अगर हम बहुत देर तक, बहुत सालों तक खुली हवा में रख देते हैं तो उसका कौन सा करोजन होता है, एटमॉस्फेरिक करोजन। अब ऑक्सीजन की वजह से अगर करोजन हुआ है तो उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड लेयर बनेगी। तो यहाँ पे हमने कौन सी वाली मेटल ऑक्साइड लेयर ली है, पोरस, ये हम पढ़ चुके हैं। पोरस का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, छेद। तो हमने यहाँ पे पोरस मेटल सरफेस लिया है और कंडीशन हमारी ये है कि लिक्विड मीडियम में हमारे पास है रेन ड्रॉपलेट, मतलब बारिश की बूंदें हैं, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तब ऐसे कंडीशन में जो करोजन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ये डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये एक मेटल की रॉड है ना, इस मेटल के रॉड का करोजन हो गया और इसके ऊपर पोरस मेटल ऑक्साइड लेयर जो है वो बन गई। पोरस मतलब उस लेयर में एक छोटा सा छेद है, ये छेद को हमने मैग्नीफाई करके देखा, मतलब बड़ा करके देखा तो वो इस तरह से दिखेगा, और उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिर गई, उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिर जाती है। तो पानी की बूंद गिरने के बाद उसने क्या किया, ये जो इसमें पोर था, पोर मतलब छोटा सा छेद था, किसमें, मेटल ऑक्साइड लेयर में, उसको उसने क्या कर दिया, कवर कर लिया। तो ये देखो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पोरस वाला रीजन है
जिसको इस वाटर के ड्रॉपलेट ने क्या कर दिया, कवर कर दिया, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसके ऊपर कंटिन्यूसली बम्बार्डिंग जो है वो कर रहा है ना। तो ये हो गई है डायग्राम ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। अब इसका हम देख लेते हैं मैकेनिज्म, मतलब इसमें एक्चुअल में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। तो एनोड वाली रिएक्शन सेम रहेगी, Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वो बन जाएगा Fe++, वो बन जाएगा Fe++ विद द रिमूव ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे। देन कैथोड पे क्या होगा, तो ये देखो ये वाटर का ड्रॉपलेट है यहाँ पे, तो वाटर का ड्रॉपलेट मतलब H2O आ गया। उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो O2 भी आ गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर आएंगे। तो इसके कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद हमको मिलेगा FeOH ट्वाइस। हमको क्या मिलेगा, FeOH ट्वाइस, जिसे कहा जाता है फेरस हाइड्रोक्साइड, जिसे कहा जाता है फेरस हाइड्रोक्साइड। और इसका कलर जो होता है वो होता है रेड। इसका कलर कौन सा होता है, रेड। आपने देखा होगा कि पानी की वजह से जब लोहे को जंग चढ़ता है तो रेड रेड कलर का लेयर उसके ऊपर बनता है। तो वो रेड कलर का जो जंग की लेयर रहती है, दैट इज़ रेड रस्ट, इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड। वो किसकी वजह से बनता है, फेरस हाइड्रोक्साइड की वजह से बनता है। ठीक है, तो फिर अगर मैकेनिज्म यहाँ पे ख़त्म हो गया तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो FeOH ट्वाइस है, मतलब जंग चढ़ गया उसको, ये रेड कलर का जंग चढ़ गया, लेकिन फिर भी किसी ने उसको साफ़ नहीं किया, किसी ने उसको उठा के नहीं रखा, किसी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। और वो वैसे ही पड़ा रहेगा तो वो फिर से बारिश के कांटेक्ट में आ रहा है, फिर से हवा के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दिस FeOH ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू FeOH थ्राइस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है FeOH ट्वाइस और यहाँ पे लिखा हुआ है FeOH थ्राइस, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। FeOH ट्वाइस का मतलब होता है फेरस हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर होता है रेड, और FeOH थ्राइस का मतलब होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर होता है येलो। तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई कोई लोहे के चीज़ पर ब्राउन कलर का नहीं, पीले रंग का जंग की लेयर जो है वो हमको दिखती है, तो वो बिकॉज ऑफ कौन सा मैकेनिज्म होती है, ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो ऐसा हमने आज के वीडियो में क्या पढ़ा है, आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन की डेफिनेशन पढ़ी कि किसे कहते हैं। तो एक तो उसमें आयोनिक रिएक्शन होती है, दूसरा जो है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होना ज़रूरी है, और तीसरा जो है वहाँ पे 2 डिफरेंट मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए। देन हमने उसके मैकेनिज्म भी पढ़े, 2 मैकेनिज्म हैं। एक है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो बनता है, स्टील का टैंक होता है जिसमें हमने एसिडिक इफ्लुएंट लिया था, है ना। देन दूसरा मैकेनिज्म हमने देखा ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म जो है वो कब होता है, जब कौन से सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, वो एक्वियस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वाटर भी होना चाहिए और थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तब जो मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन का वो होगा ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो बच्चों आज के इस वीडियो से हमें करोजन के बारे में, केमिकल करोजन के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, और ये चीज़ें हमको लाइफ लॉन्ग जो है वो याद रहने वाली है। ठीक है, और ये रहा आपका आज का असाइनमेंट जो गूगल क्लासरूम पे आ जाएगा, या नहीं भी आया तो वीडियो के पीछे तो ये होता ही है, तो आप उसमें से देख के भी असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपका असाइनमेंट रहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन की डेफिनेशन लिखो, और हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म और ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन जो है वो पढ़ेंगे। जैसे हमने एटमॉस्फेरिक करोजन के फैक्टर्स पढ़े थे, इम्प्योरिटीज़ इन द एयर एंड मॉइस्चर इन द एयर, वैसे ही हम किसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन या इमर्स करोजन, या उसी को हम कहते हैं वेट करोजन। So dear student, don't worry, be happy, keep learning, happy learning. Thank you very much.